नमस्कार। आज मेरे साथ क्लास 10th की छात्रा बैठी है। बाबू अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पिंकी कुमारी है। मैं आधारशिला क्लासेस में पढ़ती हूँ। मेरा गांव जलाहा है। चलिए, वेरी गुड। जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ क्वेश्चन का सिलसिला लगातार चल रहा है पूछने का, तो आज उसी कड़ी में पिंकी का भी स्वागत है। ठीक है बाबू, आपका सबसे पहले आप बताइए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? ये सब सब्जेक्ट। सब सब्जेक्ट है। पिंकी को टोटल सब्जेक्ट पसंद है। चलिए, अच्छा है। लेकिन उसी में होता है ना, कोई थोड़ा सा ज़्यादा पसंद होता है। हिस्ट्री। अच्छा, एसएसटी में इनका हिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट है। तो चलिए, क्यों ना हम हिस्ट्री से ही शुरू करते हैं। आप बताइए बाबू, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली मेजिनी ने। ठीक है, गुड। अब बताइए, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजिनी। वेरी गुड। आप बताइए, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे बोला गया है? इटली के एकीकरण का मसीहा ऑप्शन है मेजिनी, नेपोलियन, मेटरनिक। मेजिनी। ये भी मेजिनी है। अच्छा, ठीक है। आप बताइए, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। ठीक है। फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़िए आप। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रजातंत्र शासन या निरंकुश शासन? निरंकुश शासन। ठीक है। आप बताइए, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? अग्रदूत। ऑप्शन है आपका, बताते हैं ऑप्शन। नेपोलियन को, या वॉल्टेयर को, या दीदरो को, या रूसो को। फिर से क्वेश्चन सुनिए। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत। यूटोपियन। ऑप्शन फिर से सुनिए। नेपोलियन को, वॉल्टेयर को, रूसो को। वॉल्टेयर। रूसो कहा गया है। चलिए, अब बताइए बाबू कि फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की थी? फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की थी? व्यवस्थापिका सभा, या संविधान सभा, या नेशनल कन्वेंशन, या डायरेक्टरी? फिर से ऑप्शन सुनिए। व्यवस्थापिका सभा, या संविधान सभा, या नेशनल कन्वर्सेशन, या डायरेक्टरी? संविधान सभा। ठीक है, सही है। अब बताइए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। 1789। क्या दिन बता सकती हैं आप? अगस्त में हुई थी। ये तो है 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त। ये नहीं याद है। ठीक है, 4 अगस्त। आप बताइए बाबू, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? ऑप्शन है यूनान को, जर्मनी को, इटली को, या ब्रिटेन को? जर्मनी को। यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन। यूनान को कहा जाता है। ठीक है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। ठीक है। बिस्मार्क क्या था? कवि था, या नाटककार था, या कूटनीतिज्ञ था? हाँ, चलो, अच्छा है। अच्छा बताइए बाबू, आपकी बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? ऑप्शन बता रहे हैं। 1860, 1862, 1863, 1865। 1862। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है मेटरनिक, नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स एडवर्ड। मेटरनिक। ठीक है, सही है। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था?
प्रसा का। प्रसा का था। वेरी गुड। और मिलाकर सारे क्वेश्चंस को देखा जाए तो सबका उत्तर बहुत सही तरीके से पिंकी ने दिया है। एक आध में थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। आगे चलते हम हिंदी के तरफ। ठीक है, जी। वाला चैप्टर आपने पढ़ा है ना? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हाँ ठीक है। अब बताइए, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? निबंध। निबंध है। ठीक है, आपको तो इसके लिए ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है। श्रम विभाजन में कैसे समाज की आवश्यकता है? कार्यकुशलता। सभ्य समाज की या असभ्य समाज की? देखो सर, फिर से बोलिएगा। श्रम विभाजन में कैसे समाज की आवश्यकता है? सभ्य समाज की। सभ्य समाज की। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? जाति प्रथा। जाति प्रथा। ठीक है। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। दलित परिवार में। ठीक है। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1851। 14 अप्रैल 1851। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं साइंस के तरफ। समतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए। 0 50 सेंटीमीटर, अनंत 100 सेंटीमीटर। अनंत। अनंत। ठीक। अब बताइए बाबू, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर। डायोप्टर। हाँ ठीक है, डायोप्टर। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? अवतल लेंस। अभिसारी। उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, ऑप्शन बता रहे हैं, वाहन के साइड मिरर के रूप में या चेहरा देखने के लिए? वाहन के साइड मिरर के रूप में। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है। दर्पण सूत्र बताइए। दर्पण सूत्र 1/v बराबर 1/v प्लस 1/u u बराबर f 1/f। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f दर्पण सूत्र होता है। बाबू लेंस सूत्र बताइए। लेंस सूत्र लेंस सूत्र में 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब बताओ, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी r बराबर v 2f। 2f। r बराबर 2f। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक या आभासी? आभासी। आभासी बनता है। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, वेरी गुड। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 5 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? अवतल लेंस या उत्तल लेंस? सरल सूक्ष्मदर्शी में सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कार्य करता है। वेरी गुड। ठीक है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1 या -1? समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है -1। +1 होता है। समतल दर्पण द्वारा +1 होता है। अच्छा, आप जल का अपवर्तनांक बता सकते हैं? जल का अपवर्तनांक 1.3333। ठीक है। हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सी ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। कौन सी ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? आपके पास ऑप्शन है दहन, श्वसन, भोजन का पचना और अवक्षेपण। भोजन का पचना, अवक्षेपण होगा। हाँ। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोला जाता है? अभिकारक या उत्पाद? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोला जाता है? अभिकारक। अभिकारक। ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संजोग कर क्या बनाता है?
मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग कर क्या बनाता है? ऑप्शन है MgCO3, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, या MgSO4 या MgCl2। MgO। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? उष्माशोषी या उष्माक्षेपी? श्वसन उष्मा उष्मारोधी उष्माशोषी या उष्माक्षेपी? उष्माशोषी उष्मा उष्माशोषी उष्माक्षेपी है। हाँ, श्वसन उष्माक्षेपी है। वो क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है? ऑप्शन है नहीं, हाँ या कम क्रियाशील है। हाँ। कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील नहीं है। आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है। CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? कार्बोनिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल? कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा। हाँ, CO2 मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बोनिक अम्ल बनाएगा जब जल में घुलेगा। अच्छा, ये जो pH मान है यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें अम्लीय ऑक्साइड में विलयन का pH कितना होता है? अम्लीय ऑक्साइड में भी 7 से कम या 7 से अधिक या 7 के बराबर? 7 से कम। 7 से कम। जी। और जब उदासीन होता है तो? उदासीन होता है तो 7 के बराबर। और क्षारीय होगा तो 7 से अधिक। अधिक। ठीक। अब चलते हैं हम लोग गणित के तरफ। 0 कौन सी संख्या है? 0 वास्तविक संख्या है। वास्तविक तो है, परिमेय है या अपरिमेय? परिमेय है। परिमेय। हाँ ठीक है, परिमेय है। पाई क्या है? पाई अपरिमेय है। अपरिमेय है। वास्तविक संख्या का मतलब तो वही होता है ना जो परिमेय और अपरिमेय दोनों मिल करके बनता है। तो क्या सभी अपरिमेय संख्या को वास्तविक बोल सकते हैं? सभी नहीं। सभी अपरिमेय को वास्तविक बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। हाँ, सभी अपरिमेय को तो वास्तविक बोल सकते हैं। सभी परिमेय को भी वास्तविक बोल सकते हैं। हाँ। सभी वास्तविक को परिमेय नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें परिमेय अपरिमेय दोनों आ जाते हैं। दूसरी अभाज्य संख्या कौन है? दूसरी अभाज्य संख्या 4 है। पहली अभाज्य संख्या कौन है? पहली अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या 2। 2 है पहली। तो दूसरी क्या होगी? 4। नहीं जी, वो तो सम हो गया ना। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? जिसमें एक और खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता। तो 2 के बाद 3 हुआ ना। हाँ, 3 जिसमें खुद के अलावे और एक के अलावे किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है। 3 के बाद क्या होता है? 5। 5 के बाद 7। हाँ, तो दूसरी अभाज्य संख्या 3। ठीक है। तीसरी विषम संख्या कौन होगी? तीसरी विषम संख्या 7 ना। 1 3 7 5 5 1 3 5 5 होगी ना तीसरी विषम संख्या। 5 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या ज्ञात किया जाता है? HCF निकाला जाता है। किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा क्या प्राप्त होगा? 2 ही। 2 अभाज्य संख्या होगा तो एक होगा। हाँ। अच्छा, सह अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? किसी जिस संख्या में एक और सहअभाज्य संख्या। हाँ ठीक है, ठीक है। जिस संख्या में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, वो सहअभाज्य संख्या है। और सहअभाज्य संख्या का HCF हमेशा क्या आएगा? एक ही आएगा। ठीक। क्या 5 बहुपद है? हाँ। कितने घात का बहुपद है 5? शून्य घात का बहुपद है। जितने अचर पद होते हैं सभी शून्य घात के बहुपद होते हैं। 1 2 3 4 5 6 सब शून्य घात का बहुपद है। अब बताइए, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप बता सकते हैं? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप AX + B। AX + B। इस पर थोड़ा सा ध्यान से घर पे देखना है, ठीक है? अच्छे से देखना है। मैथ्स पर पूरा जैसे बाकी सब का बता रही हैं वैसे ही कमांड इसे भी होना चाहिए। आपका मैथ अच्छा है, खराब नहीं है।
तो जिस प्रकार से आपने साइंस में उत्तर दिया है, बहुत अच्छे से उत्तर दिया है। आपने जिस प्रकार से हिस्ट्री में उत्तर दिया है, जिस प्रकार से हिंदी में उत्तर दिया है, वैसे ही मैथ्स में आप दे रही आंसर। ऐसा नहीं है कि आप आंसर नहीं दे रहे, लेकिन उसी के रेशियो में मैथ्स भी चाहिए 10th में। और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं, सबको समान। अगर किसी को कि घर में 2 बच्चे हैं तो दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए, किसी के साथ बेईमानी थोड़ी करनी चाहिए। रूट 81 क्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या। रूट 81 हाँ परिमेय है।